इमेजिन करो आपके घर के बगल में आपका एक पड़ोसी रहता है और एक दिन आप उसे अपने घर पर डिनर पर बुलाते हो। खूब हंसी मजाक होता है, सब कुछ बढ़िया रहता है और आप दोनों अपने अपने घर सो जाते हो। लेकिन अगले ही दिन वही पड़ोसी आपके गार्डन को अपना गार्डन बताकर आपसे खूब लड़ता है। आपके बीच हाथापाई भी जाती है। आपका पड़ोसी आप ही के गार्डन को खुद इस्तेमाल करने लगता है और आप दोनों के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद वही पड़ोसी आपका गार्डन तो यूज़ कर रहा है लेकिन आपको डिनर पर बुलाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, थोड़े टाइम बाद ये इंसान इस दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान बनने वाला है। तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा सा ही रिश्ता है इंडिया और चाइना का। और यहीं से ये सवाल उठता है, कैन वी ट्रस्ट चाइना? शुरू से शुरू करते हैं। एक टाइम था जब इंडिया और चाइना की बॉर्डर भी आपस में नहीं लगती थी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1949 से। इंडिया भी अभी आज़ाद हुआ था और चाइना में सिविल वॉर चल रहा था। एक तरफ थी KMT यानी कि क्योमिंतांग, ये एक नेशनलिस्ट पार्टी थी, और दूसरी तरफ थी CCP यानी कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। माओ जेडोंग जो CCP को लीड कर रहे थे, वो नेशनलिस्ट पार्टी KMT को हराते हैं और एक कम्युनिस्ट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाते हैं। KMT के सपोर्टर्स और उसकी लीडरशिप ये तख्ता पलट देखकर ताइवान भाग जाते हैं। माओ जेडोंग जब चाइना के लीडर बने तो उन्होंने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स KMT ने साइन किए थे उन सबको मानने से मना कर दिया और बोला कि तिब्बत और ताइवान दोनों चाइना का पार्ट हैं। और 1950 में चाइना तिब्बत पर अटैक करता है और उसे अपने अंडर में ले लेता है। इंडिया उस टाइम हिंदी चीनी भाई भाई के कॉन्सेप्ट पर चल रहा था और पूरी तरह से चाइना के सपोर्ट में था। तिब्बत की मदद करना तो दूर की बात, इंडिया ने इस इन्वेजन को अपोज तक नहीं किया। तिब्बत के दलाई लामा ये इन्वेजन देखकर इंडिया में असाइलम ले लेते हैं। इन्हीं वजहों से इंडिया और चाइना की दोस्ती काफ़ी आगे बढ़ रही थी और 1954 में इंडिया और चाइना अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए पंचशील एग्रीमेंट भी साइन करते हैं और दोनों देशों की दोस्ती बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन ऐसा सिर्फ इंडिया को लग रहा था। इनफैक्ट 1955 में पंडित नेहरू का चीफ मिनिस्टर्स को लिखा हुआ लेटर लीक हो गया था, जिसमें लिखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इनफॉर्मली चाइना की UN वाली सीट इंडिया को ऑफर करी थी, लेकिन पंडित नेहरू ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। असल में उस टाइम पंडित नेहरू चाइना और USSR को नाराज नहीं करना चाहते थे और US का ये ऑफर एक्सेप्ट करना मतलब USSR और चाइना के अगेंस्ट खड़े होना। माओ जेडोंग टेबल पर तो इंडिया से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन पीठ पीछे चाइना अक्साई चीन के एरिया में हाईवे निकाल रहा था। जब इंडिया ने इसको अपोज किया तो उसने इसको एक कंफ्यूजन की तरह दिखाया, लेकिन असल में चाइना जंग की तैयारी कर रहा था। और 28 अक्टूबर 1962 को चाइना इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों बॉर्डर पर अटैक कर देता है। पंडित नेहरू सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि चाइना इंडिया पर अटैक करेगा। ये इंडिया के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए कई महीनों तक चलने वाली इस जंग में इंडिया हार जाता है और 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया चाइना के कब्जे में चला जाता है, जिसको आज हम अक्साई चीन कहते हैं। पंडित नेहरू को इस हार और धोखे से बहुत गहरा सदमा पहुंचा और 1964 में हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। इंडिया चाइना पर भरोसा करने का सबक सीख तो चुका था, लेकिन अभी काफ़ी देर हो चुकी थी और इंडिया काफ़ी बड़ा हिस्सा खो भी चुका था। चाइना बड़ी तेज़ी से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा था और एक बार इंडिया को वॉर में भी हरा चुका था। इसी कॉन्फिडेंस में आकर 11 सितंबर 1967 को जब इंडियन सोल्जर्स सिक्किम के नाथुला पास पर फेंसिंग कर रहे थे, तब चाइनीज़ उन इंडियन सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं और हमारे 88 सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। चाइना को लगा था कि इस बार भी इंडिया को पीछे करना आसान होगा, लेकिन इस बार इंडियन आर्मी प्रिपेयर्ड थी। चाइनीज सोल्जर्स जैसे ही नाथुला पास से अंदर घुसे, उनके सामने खड़े थे इंडियन आर्मी के 2nd बटालियन ग्रेनेडियर्स और राजपुताना राइफल्स के 6-6 फुट के जवान। उन्होंने 340 चाइनीज सोल्जर्स को वहीं पर ही मार डाला। इस इंसिडेंट के थोड़ी टाइम बाद 1 अक्टूबर 1967 को चोला पास पर भी इंडिया और चाइना की झड़प होती है, लेकिन इस बार इंडियन आर्मी ने ना सिर्फ चाइना को डोमिनेट किया बल्कि 3 किलोमीटर तक उनको पीछे धकेल दिया। ये सब चलता रहा और कई बार इंडिया चाइना के सोल्जर्स की बॉर्डर पर झड़प होती रही। 1967 क्लैश, 1987 क्लैश, ये सब। लेकिन चाइना जो पहले इंडिया को इजीली डोमिनेट कर लेता था, इंडिया की तरफ से भी अब उसको जवाब मिल रहा था और चाइना को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था। ये सब देखकर चाइना इंडिया के साथ इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए पीसफुल ऑप्शंस ढूंढने लगता है। 1993 से 1996 तक इंडिया चाइना ने बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए और पीस को इंश्योर करने के लिए कई एग्रीमेंट साइन किए। इसके बाद से इंडिया और चाइना ने LAC को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया और इस बात पर भी दोनों देशों ने एग्री किया कि कोई भी बॉर्डर पर ओपन फायर नहीं करेगा। इसी एग्रीमेंट की वजह से कभी भी इंडिया और चाइना के बीच झड़प होती है तो उसमें लाठी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी एक दूसरे पर फायर नहीं करता।
इन एग्रीमेंट्स के बाद काफ़ी टाइम तक एलएसी पर पीस रही, लेकिन फिर चाइना ने ज़मीन कब्जाने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी शुरू करी, सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी। इसके हिसाब से चाइना एक साथ बहुत बड़ा एरिया नहीं कब्जाता था, बल्कि कुछ कुछ जगहों पर अपनी आर्मी को बिठा देता था। अब इंडिया इतनी छोटी छोटी जगहों के लिए चाइना, जो उस टाइम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था, उससे जंग नहीं शुरू कर सकता था। लेकिन इस चीज को इग्नोर करते करते 2017 तक चाइना ने काफी हिस्सा कब्जा लिया। इंडिया को भी जैसे तैसे एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का होश आया, लेकिन चाइना को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई और यहाँ से शुरुआत हुई इंडिया चाइना की एक और क्लैश की। 5 मई 2020 इंडियन आर्मी एलएसी पर रेगुलर पेट्रोलिंग कर रही थी, लेकिन उस पेट्रोलिंग पॉइंट पर चाइनीज आर्मी लद्दाख के पेंगोंग लेक के पास अपनी परमानेंट पोस्ट बना के बैठी थी और चाइनीज आर्मी इंडियन आर्मी को वहां पर पेट्रोलिंग करने से मना कर देती है। लेकिन वहां पर बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि दोनों देशों के सोल्जर्स ने एक दूसरे पर लाठी और पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया और दोनों ही तरफ के कई सोल्जर्स घायल हुए। दोनों देशों के बीच बढ़ती हुई टेंशन को देखकर इंडिया और चाइना की हाई लेवल मीटिंग होती है। उस मीटिंग में इंडिया ने कहा चाइना से कि आप एलएसी से अपनी आर्मी पीछे लो। चाइनीज सीनियर कमांडर्स मीटिंग में अपनी आर्मी पीछे लेने की बात मान जाते हैं, लेकिन असल में उस सीनियर कमांडर ने मीटिंग में झूठ बोला था और ग्राउंड पर कोई आर्मी पीछे नहीं गई थी। सबको लगने लगा था कि अब चीजें नॉर्मल हो गई हैं, इसीलिए इंडियन आर्मी जाकर चेक कर रही थी कि चाइनीज आर्मी पीछे गई या नहीं। 15 जनवरी 2020 एक ऐसी ही चेकिंग करने के लिए कर्नल संतोष बाबू और उनके सोल्जर्स गलवान वैली जाते हैं, ये देखने के लिए कि चाइनीज सोल्जर्स पीछे हटे या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ चाइना वहां की रिवर का पानी रोककर रॉड पर बार्ब वायर लपेटकर अटैक करने के लिए तैयार बैठा था। और जैसे ही इंडियन आर्मी वहां पहुंची, चाइनीज सोल्जर्स ने उस रिवर का पानी छोड़ दिया और इंडियन सोल्जर्स पर अटैक कर दिया। कर्नल संतोष बाबू और उनके 19 सोल्जर्स इस झड़प में शहीद हो गए। जब आर्मी कोई चीज पता चलती है तो वहां पर और बैकअप पहुंचता है और 40 चाइनीज सोल्जर्स को इंडियन आर्मी वहां मार देती है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से इंडियन आर्मी की वहां पेट्रोलिंग रिस्ट्रिक्ट हो गई और एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंडिया करीब 2000 किलोमीटर की जमीन खो चुका है। चलो ये सब भुलाकर नई शुरुआत भी करें तो भी अभी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अजीब है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में जाते हैं और शी जिनपिंग से हंस के बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम चाइना पूरा सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। इनफैक्ट हमारे डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बताया कि चाइना लाइव इंटेल दे रहा था पाकिस्तान को इंडिया के मिलिट्री इक्विपमेंट्स की। वो चाइना ही है जो हर बार यूएन में इंडिया को सीट मिलने के टाइम पर वीटो कर देता है, पाकिस्तानी टेररिस्ट को यूएन में ब्लैकलिस्ट होने से बचा लेता है। चाइना कश्मीर के पीओके में सीपैक बना रहा है इंडिया को आइसोलेट करते हुए। पर असल बात तो ये है कि इंडिया को भी अभी चाइना की काफ़ी ज़रूरत है और इसका रीज़न है यूएसए। इंडिया जिस यूएसए को अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर मानता है, वो आज इंडिया पर 50% टैरिफ लगाकर बैठा है और शायद आगे और भी बढ़ाए। और तो और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूएस आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाता है डिनर के लिए और आसिम मुनीर यूएस सॉइल पे खड़ा होकर इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देता है और यूएस इस चीज़ पर भी कुछ रिएक्ट नहीं करता। इन सब चीज़ों के बाद एक बात तो कंफर्म है, आगे जाके यूएस इंडिया के रिलेशन बेटर भी हों, लेकिन इंडिया यूएस पर फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकता। इंडिया की स्ट्रेटेजी जो पहले नॉन अलाइनमेंट की थी, अब वो मल्टी अलाइनमेंट की है, ना कम्प्लीटली यूएस के साथ ना चाइना के पूरे अगेंस्ट। इंडिया यूएस के सैंक्शंस के बावजूद रशियन ऑयल खरीदता है, लेकिन दूसरी तरफ यूएस के साथ डिफेंस डील भी साइन करता है। इंडिया चाइना के इतने डिस्प्यूट के बाद भी 125 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड है और आज इंडिया ब्रिक्स का भी पार्ट है और क्वाड का भी। लेकिन बात यह है, अब इंडिया और चाइना साथ तो आ रहे हैं, पर चाइना इंडिया को ऑफर क्या कर सकता है? सबसे पहली चीज़, पाकिस्तान के सर पे से सपोर्ट हटाना। चाइना पाकिस्तान को डिप्लोमेसी, फाइनेंस और मिलिट्री तीनों में मदद करता है। चाइना ने पाकिस्तान को इंडिया से लड़ने के लिए अपनी एक प्रॉक्सी की तरह ग्रो किया है। पाकिस्तान आज एक न्यूक्लियर पावर भी चाइना के बदौलत है। दूसरी चीज़, ट्रेड इम्बैलेंस। इस इंडिया चाइना के 125 बिलियन डॉलर्स के ट्रेड में इंडिया 100 बिलियन डॉलर्स के डेफिसिट में है। चाइना को अपनी मार्केट इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए भी खोलनी चाहिए और इंडिया से इंपोर्ट बढ़ाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करना। आज चाइना इंडिया की हज़ारों किलोमीटर की टेरिटरी कब्जा कर बैठा है। हाल ही में चाइना ने अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा दिखाया है। क्या लगता है, चाइना इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करके बिना लड़े इंडिया की टेरिटरी उसको वापस करेगा? और जब तक ये सब चीज़ें चाइना नहीं करता, हाउ कैन वी ट्रस्ट चाइना? देखो, मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया और चाइना ट्रूली कभी दोस्त बन पाएंगे। चाइना हमेशा इंडिया को एक कॉम्पिटिशन की तरह देखता है। दोस्ती का तो पता नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इंडिया और चाइना के बीच में वॉर ज़रूर होगी।
इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।